तो हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ लेके क्लास 10th का PYQ 2015 साइंस के पेपर का। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया 2015 में और कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक सीरियल वाइज पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले 2015 का पेपर डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी देखने के लिए मिली थी। मैं आपको पूरा पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नेम ऑफ द लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ एंड इट्स पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर ये पहला बोल रहा है कि अगर आप ग्रोथ करेंगे और पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो लाइफ प्रोसेस में ऐसा कौन सा कंपोनेंट जो है आप ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गेनिजम्स के नंबर आप इंडिविजुअल को बढ़ाने के लिए आप कौन से लाइफ प्रोसेस में कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसका आप यूज करेंगे। तो वे रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन को यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्शन, अगर आप इसे यूज करेंगे तो आप अपने पॉपुलेशन को ग्रोथ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल ए फूड चैन। ये बोल रहा है कि अगर फूड चैन सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, अगर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ये बोल रहा है कि 10,000 जूल है, तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कितना होगा। तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल जब भी आता है तो 10% लॉस होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। 10,000 है तो जब 10% लॉस होगा तो 1000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो लिस्ट 2 मेन कॉजेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वाटर ऑफ द रिवर गंगा। ये बोल रहा है कि कोई ऐसा 2 कारण बताइए कि जो गंगा है क्यों इतना वो पोल्यूशन उसमें हो रहा है। और ये भी बोल रहा है कि दैट हाउ पॉपुलेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ द रिवर वाटर प्रूफ हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ पीपल एंड नेबरिंग द एरिया। मतलब ये बोल रहा है कि अगर वो जो कंटामिनेशन जो है, कंटामिनेशन रिवर का पानी, अगर कोई दूषित पानी अगर पी रहा है, उसके साइड में कोई भी वहाँ पे रह रहा है तो उनके हेल्थ पे प्रभाव क्या पड़ेगा उसके बारे में भी बताइए। तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन में जो लिस्ट 2 कॉज पूछ रहा है कि क्यों इतना पोल्यूशन हो रहा है, तो सबसे पहले मैं पहला का आंसर देता हूँ कि 2 मेन कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये सोचता है कि डिस्चार्ज हो रहा है। पहला कारण क्या है कि डिस्चार्ज हो रहा है। सिटीज़ के जो गंदे पानी हैं, जो शहर के गंदे पानी आके उसमें गिर रहे हैं, उससे गंगा जो है दूषित हो रही है, उससे उसका पानी पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा बेकार हो जा रहा है। सेकेंड रीज़न है कि इंडस्ट्रियल। सेकेंड लेवल ये है कि अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस कर रही है एंड केमिकल वेस्टेज को, मतलब जो फैक्ट्री हैं वे अपने केमिकल को उसमें जाके बहा रही है, इसकी वजह से भी पानी दूषित हो रहा है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर जिसमें दूसरा पार्ट है कि क्यों, अगर ये अगर उसके नेबरिंग में जो लोग रह रहे हैं अगर वो उस पानी पी रहे हैं तो उनकी हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो जो इफेक्ट है उसके बारे में बात करता हूं। अगर पोल्यूटेड एंड कंटामिनेशन रिवर वाटर स्प्रेड करते हैं, लोग पीते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज हो जाता है। वाटर से होने वाली कौन सी डिजीज होंगी, लाइक जैसे कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया है, और डिसेंट्री हो गई एंड हीपेटाइटिस भी हो सकता है एमंग द पीपुल लिविंग इन द नेबरिंग एरिया। मतलब जो लोग भी वहाँ रह रहे हैं तो इतनी प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है। ये जितनी बीमारी है ना सब पानी की वजह से होती है। जब पानी दूषित होता है तभी ये बीमारियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की मैं बात करूँ तो व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होती क्या है, सबसे पहले मैं डाइवर्सिटी को बता ही देता हूँ कि होती क्या है, फिर क्वेश्चन नंबर उसमें आगे भी क्वेश्चन नंबर आगे है वो उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूँगा कि डाइवर्सिटी होती क्या है। एक पार्टिकुलर एरिया में, अगर आप अपने गांव में ले लीजिए, गांव की अगर कोई तालाब हो गया उसको ले लीजिए, उस तालाब में या फिर उस जगह पे जिस गांव में आप रहते हैं उस एरिया में जितने प्रकार के टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो आपकी बायोडाइवर्सिटी हो गई। डिफिनेशन को पढ़ते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत प्रकार के वेराइटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, हाँ, प्रेजेंट होते हैं एक पार्टिकुलर एरिया में, उसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब ये बोल रहा है कि व्हाट हैपन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया ऑफ एन एरिया इन नॉट प्रिजर्व। अगर आप उस बायोडाइवर्सिटी को, उस एरिया में जितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म उसको आप प्रिजर्व करके नहीं रखते हो तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर उस बायोडाइवर्सिटी को हम
प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, पहले एक लॉजिकल बैलेंस जो होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे अगर आप देखें तो अगर कोई भी इंसान, या फिर इंसान को रहने दीजिए, अगर कोई भी जानवर हो गया, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो सब क्या करते हैं, मिट्टी खोदते हैं, उसमें उसको अंदर डालकर मिट्टी डाल देते हैं। फिर वो क्या होगा, उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद उसको ख़त्म करके मिट्टी बना देते हैं। अगर मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना रहें तो पूरा का पूरा वेस्टेज मटेरियल उसी तरह पड़ा रह जाएगा, वेजिटेबल कहीं फेंका रहेगा तो उसी तरह पड़ा रह जाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डाइजेस्ट करते हैं। अगर आप रोटी रख दो तो रोटी में देखते हैं कुछ एक या 2 दिन गर्मी के मौसम में हो जाता है, उस पर सारे जो फंगस होते हैं उस पर आ जाते हैं, तो फंगस भी क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है। तो सभी का होना यहाँ पर ज़रूरी होता है, एक पक्षी का भी होना यहाँ पे ज़रूरी है, बंदर का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम होता है उसको बैलेंस करके रखती है। अब मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 5 की, कि लिस्ट करिए यहाँ पे लिस्ट करिए 6 स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 कैरेक्टर आप बता दीजिए। तो इसमें से पहला देखिए, इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स का होना एकदम कंपल्सरी है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फार्मेशन ऑफ द मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट और मेल गैमिट का फार्मेशन भी होगा। गैमिट आर प्रोड्यूस हो गए बाय मियोसिस, मियोसिस द्वारा गैमिट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो मियोसिस होती है उसमें क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाते हैं, जिससे फिर वो जब गैमिट किसी ऑफस्प्रिंग में जाएगा तो मेल और फीमेल से जितना गैमिट मिलता है उससे जो क्रोमोजोम नंबर डिक्रीज हो जाता है वो फिर से रीगेन हो जाता है। और चौथा नंबर है फर्टिलाइजेशन अकर फ्रॉम द जाइगोट, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो, और फिर ऐसे ऐसे एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब ऑफस्प्रिंग शो करेगी क्या, जेनेटिक वेरिएशन। अब ये क्या जेनेटिक वेरिएशन क्या है, कि अगर जो भी है, आप देखते हैं कि आदमी का बच्चा आदमी होता है, गाय का बच्चा गाय होता है, तो एक जेनेटिक वेरिएशन तो देखने के लिए मिल रही है। जैसे वाइड, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे पाए भी जाते हैं, जेनेटिक वेरिएशन भी देखने के लिए, क्योंकि आप देखिए, आप अपने पापा से मैच करेंगे, नहीं तो मम्मी से, यही एक जेनेटिक वेरिएशन है। लीड टू द इवोल्यूशन एंड बेटर एडोप्टेबिलिटी, मतलब आप जब इवोल्यूशन में आएंगे, अगर आप बेस्ट रहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, अगर आप पैदा हो रहे हैं, अगर आप बेस्ट रहेंगे तो आप एडोप्टेबिलिटी, मतलब संसार में रहने लायक रहेंगे, मजबूत रहेंगे, और आप भी एक ऑफस्प्रिंग को कैपेबल होंगे क्या, बर्थ करने में। अब आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, तो व्हाट आर द क्रोमोजोम, क्रोमोजोम क्या होता है। अगर मैं क्रोमोजोम के सबसे पहले क्रोमोजोम होता क्या यही बता दूं, तो क्रोमोजोम क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, इन यूकैरियोटिक में, एंड प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। अब मैं अगर बात करूं कि एक्सप्लेन्स हाउ इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द प्रोजेनी इन द मेंटेन्ड। ये बोल रहा है कि अगर आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं तो कैसे क्रोमोजोम नंबर मेंटेन होता है, किसमें, प्रोजेनी में कैसे क्रोमोजोम नंबर मेंटेन होता है, क्योंकि जो गैमीट होता है वो हैप्लॉइड होता है, जब डिप्लॉइड बनता है तो क्रोमोजोम नंबर कैसे रीगेन होता है। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन ये था, ये 5वां नंबर क्वेश्चन था, इसी के ये अभी मैं बताया उसी तरह ये भी है। अब सबसे पहले ये डिफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। क्रोमोजोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो क्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, और प्रेजेंट कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। मेंटेन ऑफ द क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम नंबर को मेंटेन कैसे करता है, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, गैमिट आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। अभी बोला कि जो गैमिट बनता है मियोसिस के थ्रू बनता है, क्योंकि क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाते हैं, माइटोसिस में क्रोमोजोम नंबर हाफ नहीं होते हैं। विच हाफ द क्रोमोजोम नंबर, यही बोला कि जो क्रोमोजोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। उसके बाद ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के समय द मेल, फर्टिलाइजेशन के समय क्या, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। 10 इस
इस प्रकार क्या होता है, क्रोमोजोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट। क्रोमोजोम नंबर क्या फिर से क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है किसमें, प्रोजेनी में। पूरे क्वेश्चन का मतलब यही है कि जब भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमीट अलग फीमेल गैमीट अलग। जब वो फ्यूज करेंगे तो फिर से जो क्रोमोजोम नंबर रीगेन कर लेगा और एक ऑस्प्रिंग में क्रोमोजोम नंबर 46 क्रोमोजोम नंबर, अगर ह्यूमन की बात करूँ तो 46 क्रोमोजोम मेंटेन होके न्यूक्लियस में आ जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करूँ तो लिस्ट करना है कितना, 4 पॉइंट सिग्निफिकेंस, हाँ किस चीज़ का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी। अपने सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में 4 पॉइंट लिखना है। और ये भी बताना है नेम एनी 2 एरिया। 2 एरिया किससे रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एरिया में बताना है कि 50 ईयर पहले और अब के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या जो है डिफरेंसेस आए हैं। ऐसे 2 चीज़ें लिखना है हमें। तो सबसे पहले 4 सिग्निफिकेंट लिखते हैं, जिसमें क्या, इंश्योर करते हैं क्या, हेल्थी पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। ये आप लोग सुना होगा कि स्वस्थ जच्चा तो स्वस्थ बच्चा, मतलब अगर पेरेंट्स हेल्थी रहेंगे तो बच्चा भी हेल्थी आएगा। यहाँ पे हेल्प इन द, यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, हेल्प इन द पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करेगा। अगर आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी रहेगा तो आप पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे प्रिवेंट करेगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्सुअल के थ्रू जो डिजीज का ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में भी आप जागरूक होंगे। और अगली बात करूँ तो प्रमोटेड सोशल एंड इकोनॉमिक वेल, मतलब आप प्रमोट करेंगे, क्या करेंगे, मतलब आप सोशल जानकारी रखेंगे, इकोनॉमिक हेल्थ से भी, मतलब आपको पता होना पड़ेगा। जैसे अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आप मतलब आपको जानकारी नहीं है तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज़्यादा कर लेंगे, जिससे आपको इकोलॉजिकल इकोनॉमिकली जैसे उनकी शादी करना, उनको पालना, उनकी एजुकेशन देना, इस सारी चीज़ों पर भी आपके ऊपर दबाव पड़ेगा। तो अगर आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम रहेंगे तो आप अच्छे से हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पे 50 साल पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसे 2 चीज़ों को लिखना है। पहला क्या है कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर, मतलब सब पहले क्या होता था कि कभी कभी बच्चे को दिक्कत होती थी, कभी कभी माँ को दिक्कत होती थी, लेकिन अब क्या होता है, अब हर चीज़ के लिए इलाज है, हर चीज़ का जो है पहले से टेस्ट किया जाता है कि सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं, माँ और बच्चा दोनों सही है कि नहीं। अब पहले के मामले में ऐसा नहीं था, 50 साल पहले, यही बात कर रहे हो। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि फैमिली प्लानिंग के लिए एंड कंट्रासेप्शन फैसिलिटीज़ के लिए, मतलब आप फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं। एंड अगर आप कंट्रासेप्शन, मतलब ऐसे जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट, जिससे आप फैमिली प्लानिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ तो एक्सप्लेन विथ द एग्जाम्पल ऑफ ईच, मतलब इन सारे जो यहाँ पर दिया है, फॉसिल्स के बारे में दिया है, होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में दिया है, एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में दिया है, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले मैं फॉसिल्स की बात करूं और एग्जांपल भी नहीं है। सबसे पहले अगर मैं फॉसिल्स की बात करूं, फॉसिल्स होता क्या, फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स एंड इम्प्रेशन ऑफ द एंशिएंट, मतलब प्राचीन समय में, मतलब जो सबसे पहले के ऑर्गेनिजम्स होते, जैसे डायनासोर आया सर्वाइव नहीं कर पाया, और वो जहाँ गिरा वहाँ मिट्टियाँ दबी, फिर उसके बाद जब लोग खुदाई करना स्टार्ट किए तो उनके फॉसिल्स मिले, कुछ इम्प्रेशंस मिले, छाप मिले, और प्रिजर्व मतलब कुछ चीज़ें सहेज के रखी गई थी, वो यही फॉसिल्स थे। जो ऑर्गेनिजम्स फाउंड रॉक्स, यहाँ पे बोल रहा है कि वे ऑर्गेनिजम्स, वे एंशिएंट मतलब प्राचीन समय पहले जो ऑर्गेनिजम्स पाए गए थे किसमें, रॉक्स में, एंड सो किए गए क्या, ग्रेजुअल चेंजेस, मतलब उसमें कुछ चेंजेस भी हुए ओवर टाइम के साथ साथ कुछ चेंजेस, मतलब ये देखने के मिला कि पहले के आदमी जो थे कितने लंबे थे, अब के तुलना में आदमी कितने छोटे हो गए। पहले के जो पक्षियाँ थी
कितनी बड़ी थी, पहले की चील जो होती है वो कितनी बड़ी थी, पहले डायनासोर आए उनकी फॉसिल्स मिले कि हाँ इतने बड़े बड़े होते थे। मतलब पहले की जो प्रिजर्व मटेरियल थे उनको यहाँ पे सेव करके रखा गया था। यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आर्कियोप्टेरिक्स, सॉरी यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर देखिए वर्ड लिखा गया है क्या, आर्कियोप्टेरिक्स। जो आर्कियोप्टेरिक्स होते हैं उनमें क्या आता है, एक कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन किसमें, रेप्टाइल्स में एंड बर्ड्स में। रेप्टाइल्स में आप देखते हैं उनकी जो पीछे की हड्डी होती है, और बर्ड्स में भी देखते हैं आप उनकी पीछे की हड्डी, कितना डिफरेंस हो गया है ये देखिए। अब होमोलोगस ऑर्गन के बारे में बात करूं तो होमोलोगस जो स्ट्रक्चर में सेम हो, बनावट में सेम हो, लेकिन उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, उन्हें होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। इसके एग्जांपल देखिए, होमोलोगस ऑर्गन हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस। मतलब उसके स्ट्रक्चर तो सेम होते हैं लेकिन परफॉर्म्स, उनके फंक्शन जो होते हैं अलग अलग होते हैं। एग्जांपल में क्या आ जाएगा, 4 लिम्स ऑफ द वुमेन्स एंड वेल, मतलब आदमी के जो हाथ हैं और वेल के जो पानी को जो जिसके थ्रू वो तैरती हो, उन जो स्ट्रक्चर में तो सेम है लेकिन डिफरेंस क्या क्या है, उनकी फंक्शंस डिफरेंस है। हम हाथ से उठाते हैं, वो तैरने का काम करते हैं। एनालॉगस ऑर्गन के बारे में बात करूं तो एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं परफॉर्म करते हैं क्या, उनकी जो फंक्शंस होती है वो सेम होती है लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंस होती है। स्ट्रक्चर में बनावट में अलग अलग होते हैं लेकिन उनके फंक्शन सेम होते हैं। जैसे विंग्स, विंग्स मतलब पंख ऑफ द बर्ड, बर्ड के जो पंख होते हैं वो, और इंसेक्ट की जो पंख होते हैं वो काम में तो अलग है लेकिन उनकी बनावट अलग है। जो इंसेक्ट जो बर्ड के पंख होते हैं वो हाथ की जगह थे, जो मनुष्य के 4 लिम्स है उसके जगह पाया जाता था, लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट का जो पंख होता है वो उसके बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 9 के बारे में बात करूं तो डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस विथ द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल ईच। मतलब दोनों का एक एक एग्जाम्पल देकर इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करिए। अब आगे भी है क्या, लिस्ट करिए, यहाँ पर देखिए लिस्ट करिए 2 चेंजेस इन द हैबिट में एंड पीपल मस्ट बी एडोप्ट टू द डिस्पोज नॉन डिस्पोज वेस्टेज। क्या, किस लिए, फॉर सेविंग द इन्वायरमेंट। मतलब जो डिग्रेडेबल होता है और नॉन डिग्रेडेबल होता है इसको अच्छे से समझाइए, और क्या करिए इसके डिस्पोज के लिए, नॉन डिग्रेडेबल के लिए, वेस्टेज के लिए कुछ ऐसे फंक्शंस में कुछ ऐसे चीज़ बचाए जिसको हम इन्वायरमेंट को सेव करके रखें। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं, वे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स आ जाएंगे और जितने भी सब्जियां आएंगी वो आ जाएंगी। मतलब हर चीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको सड़ा कर, उसको खाकर, डाइजेस्ट करके मिट्टी में कन्वर्ट कर दे। उसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स भी आ सकता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करूं सब्सटेंसेस की, तो जो दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डीकम्पोज, मतलब जो डीकम्पोज ना हो सके। अभी आप प्लास्टिक को फेंक दीजिए, ज़िंदगी में नहीं सड़ेगी, आप कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डाल दीजिए। लेकिन अगर कोई आप कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी खाने वाली चीज़ें, कोई भी मांस का टुकड़ा, कोई भी कुछ भी फेंक दीजिए, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस जगह पे है, मतलब आ ही जाते हैं कि वो पैदा हो जाते हैं वहाँ पर, और उसको डाइजेस्ट करके मिट्टी में कन्वर्ट कर देंगे। यही बायोडाइग्रेडेबल और नॉन बायोडाइग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल में यही अंतर है। अगर बात करूं 2 चेंजेस, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करना चाहें तो नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में अगर मैं बताऊं कि कैसे सेव कर सकते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं किस चीज़ का, डस्टबिन का यूज कर सकते हैं, एंड सेपरेट कर सकते हैं डिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल किसके, सब्सटेंसेस को। अब यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं किस चीज़ का, प्लास्टिक का यूज करना आप कम कर सकते हैं, उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं, ताकि जो इन्वायरमेंट है सेव रहे, इन्वायरमेंट को कोई भी हार्मफुल ऐसे इफ़ेक्ट ना पड़े। और ये तो मुमकिन तो है नहीं, क्योंकि सभी लोग ये नहीं चाहेंगे कि जो प्लास्टिक मार्केट से लाए, जो पॉलीथीन मार्केट से लाए, वो फिर उसे रीयूज करें, क्योंकि
उसको खोलता कोई नहीं, सीधे फाड़ देता है। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, लिस्ट द 4 एडवांटेज फॉर द प्योरिटी मैनेज्ड वाटर शेड मैनेजमेंट। मतलब वाटर शेड के मैनेजमेंट के लिए, जो पानी की रख रखाव के लिए, जहाँ पानी इकट्ठा होता है एक ऐसी जगह पे जैसे पॉन्ड हो गया या फिर कोई रिवर हो गई, इसके लिए आप कोई एडवांटेज बताइए कि उससे क्या एडवांटेज है। क्या है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मतलब अगर कोई किसी जगह पे अगर पानी ज़्यादा इकट्ठा है तो वहाँ की जो ग्राउंड है, वहाँ की जो ज़मीनें, वहाँ पानी ज़्यादा सोखेंगी और जो ग्राउंड होता है वो रिचार्ज हो जाएगा। रिचार्ज मतलब वाटर से रिचार्ज हो जाएगा। और सॉइल इरोजन मतलब भूमि का कटाव होगा, जहाँ पानी रहेगा वहाँ पर भूमि का कटाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करूँ तो एक्सप्लेन गिविंग द एग्जाम्पल, यहाँ वेयर द एक्टिव एग्जाम्पल देना है और एक्टिव इन्वायरमेंट ऑफ द लोकल पीपुल लीड टू इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। ये बोल क्या रहा है कि अगर आपके एरिया में अगर कोई पेड़ काटने आ रहा है, हाँ पेड़ काटने आ रहा है, तो उसको आप कैसे सेव कर सकते हैं, कैसा एग्जाम्पल दीजिए कि उससे 100% वो काम ही करे। तो आपने ऐसा देखा होगा कि कहाँ पे उत्तराखंड में लोकल विलेजेस के लोग पेड़ को हक कर लेते थे, और जब हक कर लेंगे तो मनुष्य को तो काटेगा कोई नहीं, तो पेड़ को काटने से बचाया था उन लोगों ने। यही एग्जाम्पल है, आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे पहला आंसर क्या, एक्टिव इन्वायरमेंट ऑफ द लोकल पीपुल हेल्प इन द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। क्वेश्चन को याद मत करिएगा, समझिएगा कि उत्तराखंड में लोकल विलेज के लोग प्रोटेस्ट कर देते थे अगेंस्ट द कटिंग ऑफ द ट्री बाय द हकिंग देम। दिस प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशंस एंड प्रोमोटेड, यहाँ पे देखिए चिपको मूवमेंट को कराया गया था। और इन उत्तराखंड में लोकल विलेज में प्रोटेस्ट किया गया था अगेंस्ट किसके, कटिंग ऑफ द ट्री बाय द हकिंग देम। उनको गले से लगा लिया गया पेड़ों को, जिससे काटने से बचाया जा सके। दिस प्रिवेंटेड, इस प्रकार का जो रखाव है वो क्या करता था, फॉरेस्टेशंस को, जो जंगल उंगल को काटते हैं उन लोगों को, एंड प्रोमोटेड किया था कन्वर्सेशन ऑफ द फॉरेस्ट। चिपको मूवमेंट में यही होता था कि हम अपना पेड़ों को हक कर लेते थे, जिसकी वजह से पेड़ काटने वाले लोग उस पेड़ को काटते नहीं थे, और जो फॉरेस्ट का होता है रख रखाव अच्छा था। इसमें एक आंसर यही है कि इन उत्तराखंड में लोकल विलेजेस में प्रोटेस्टेड किया गया था अगेंस्ट द कटिंग ऑफ द ट्री बाय हकिंग देम। दिस प्रिवेंटेड डिफॉरेस्टेशन एंड प्रमोटेड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म वेदर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली मेंटेन एंड कंटेन द क्रोमोसोम नंबर। फिर यही क्वेश्चन आ गया, ये बोल रहा है कि अगर कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और कोई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो क्रोमोसोम नंबर कैसे मेंटेन होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो गैमिट बनेगा, गैमिट में क्रोमोसोम नंबर हाफ जाएगा, जब गैमिट एक दूसरे से फ्यूज होगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट। अब जाइगोट जब 2 गैमिट फ्यूज होंगे, एक में 7 जब फ्यूज होंगे तो 14 हो जाएंगे। और जब मेन सेल में जो 7 होता है, जब वो मियोसिस करता है तो मियोसिस के थ्रू 14 से 7 हो जाते हैं, और जब फ्यूज करता है 14 फिर से रीगेन हो जाते हैं। यही है, इसमें मैं आंसर पढ़ता हूँ। ऑर्गेनिजम्स मेंटेन अ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर, ऑर्गेनिजम्स मेंटेन करता है कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर थ्रू किसके द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा। जब सेल डिवीजन करेगा तो मेंटेन करके रहेगा। अब सेल डिवीजन किस प्रकार होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है, जो क्लास 11th में अच्छे से पढ़ेंगे। प्रोसेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि इन सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग गैमिट्स आर प्रोड्यूस बाय द मियोसिस। जो सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि गैमिट का फॉर्मेशन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं मियोसिस के थ्रू, बाय विच
बाई विच, यहाँ पर थे बाई विच रिड्यूस द क्रोमोजोम नंबर बाई हाफ, मतलब अपने क्रोमोजोम नंबर को हाफ कर लेते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, हाँ फर्टिलाइजेशन के समय क्या, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन गैमीट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विथ द ओरिजिनल डिप्लॉइड सेम डिप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर, मेंटेन करता है क्रोमोजोम नंबर स्टेबिलिटी क्रॉस जेनरेशन, मतलब क्रॉस जेनरेशन मतलब यही करता है कि जब अगले जनरेशन में क्रोमोजोम जब फ्यूज करता है, जाइगोट बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, उससे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया आगे बढ़ता है तो उसमें क्रोमोजोम नंबर मेंटेन हो जाता है, यही इसका आंसर है। अब एग्जाम्पल भी बताएं ह्यूमन्स में, अब देखिए एग्जाम्पल में अच्छे से आप समझिएगा, ये देखिए ह्यूमन्स, एग्जाम्पल क्या है कि ह्यूमन हैव 46 क्रोमोजोम डिप्लॉयड में। दूसरा पॉइंट क्या है, या ध्यान से पढ़िए इसको, दूसरा पॉइंट क्या है कि गैमिट हैव 23 क्रोमोजोम, मतलब 43 होता है, जब गैमिट बनता है 23 हो जाता है, और जब यही देखिए गैमिट फ्यूज करेगा, यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द 46 क्रोमोजोम इन जाइगोट, मतलब जब जाइगोट बनता है 2 गैमिट फ्यूज होता है तो रीगेन कर लेता है। अब क्या करेगा इसको, इन एसेक्चुअली में क्या होता है, एसेक्चुअली रिप्रोडक्शन में द पेरेंट सेल डिवाइडेड बाय माइटोसिस, मतलब पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है, मतलब टूट के डिवाइड होता है माइटोसिस के थ्रू। देखिए माइटोसिस के समय जो क्रोमोजोम नंबर उतना ही रहता है, लेकिन मियोसिस के समय क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाता है। अच्छा ये बात करूं कि प्रोड्यूसिंग डॉटर सेल्स विथ द सेम क्रोमोजोम द पेरेंट्स क्या करेगा, इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी, मतलब आगे चलकर जो एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करेगा वो जितना भी डिवाइड कर ले उसके अंदर क्रोमोजोम नंबर कांस्टेंट ही रहेगा, न आधा होगा न जब वो जुड़ेगा, फिर जुड़ता तो नहीं है, जब वो डिवाइड करता है जाइगोट सिर्फ जुड़ता है। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, थ्रो दम, यहाँ पे देखिए कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन के बारे में अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, तो थ्रो द मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन और द माइटोसिस, मतलब मियोसिस होगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, और माइटोसिस में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म मेंटेन करेगा कांस्टेंट क्रोमोजोम नंबर को ओवर द जनरेशन। इतना आप ये क्वेश्चन का मतलब यही निकला कि अगर सेक्चुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्रोमोजोम नंबर पहले गैमिट बनेगा फिर फ्यूज करेगा, अगर सेक्चुअली बन रहा है तो गैमिट बनेगा नहीं, डायरेक्ट वो सोमैटिक सेल डिवाइड करेगी और दो सेल बनाएगी और उसमें क्रोमोजोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट ही पड़ा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट, मेंडल के बारे में आ गया। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में तो इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट मेंडल ऑब्जर्व, मतलब मेंडल क्या किया, पी प्लांट को ऑब्जर्व किया, दैट व्हेन द प्योर आल टाल पी प्लांट एंड क्रॉस कराया किससे, प्योर ड्राफ्ट पी प्लांट से, एंड फर्स्ट जनरेशन में उसको क्या मिला, सभी पौधे क्या मिले उसको, टाल मिले, सभी पौधे क्या मिले, टाल। मतलब ये क्या हुआ कि मेंडल ने पी प्लांट लिया और लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराया, जब उसको क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन में उसको सभी पौधे टाल मिले। तो ये उसके थ्रू एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है कि ये जो मैं भी रेड कलर से हाईलाइट किया उसके बारे में देखिए, व्हाट हैपेंड द ट्रेड ऑफ द ड्रॉप, मतलब जो ट्रेड थे किसमें, ड्रॉप प्लांट में, वो कहाँ चले गए। इस केस में जो ट्रेड थे बौने प्लांट के वो कहाँ चले गए, क्योंकि जो F1 जनरेशन में पौधा आया वो तो सारे टाल आए, लेकिन जो क्रॉस कराने के बाद जो ट्रेड था वो कहाँ चला गया। जब भी कोई आप जानते हैं कि अगर कोई बलवान है और कोई कमज़ोर है उसमें युद्ध होगा तो बलवान ही जीतेगा, तो यहाँ पर भी जो डोमिनेंस होता है, जो ज़्यादा इफेक्ट डालता है वो आगे वाले जनरेशन में आगे चल जाएगा, और जो कम स्टेबिलिटी रहेगा वो इस जनरेशन में उसको छुपा दिया जाएगा। तो पी प्लांट में
ये हुआ क्वेश्चन। ये जो आंसर देखते हैं, द ट्रेड ऑफ ड्रॉप इज नॉट लॉस इज द F1 जनरेशन, मतलब ये बोल रहा है कि जो ड्रॉप प्लांट का ट्रेड था वो F1 जनरेशन में लॉस नहीं हुआ था, वो उसी तरह रिमेंस छुप के बैठा हुआ था। लेकिन जब इट इज़ द रिमेंस हाइडन बिकॉज टालनेस ट्रेड इज द डोमिनेंस, मैं बोल रहा हूँ कि जो टालनेस ट्रेड था जिसमें टाल होने की कैरेक्टर ज़्यादा था वो एक्सप्रेस हुआ। जैसे अगर कोई पेरेंट्स है मेल और फीमेल, मेल ज़्यादा गोरा और मेल ज़्यादा गोरा और फीमेल ज़्यादा ब्लैक, अगर दोनों सेक्चुअली रिप्रोड्यूस होंगे तो जो ऑस्प्रिंग आएगी जिसमें ज़्यादा जो डोमिनेंस होगा वही आएगा। अगर डोमिनेंस ज़्यादा गोरा रहेगा तो गोरा आएगा और डोमिनेंस ज़्यादा ब्लैक रहेगा तो ब्लैक आएगा। ये इसमें है। जो बी नंबर का क्वेश्चन, अगर इसको पढ़ें, बी क्वेश्चन में क्या, व्हेन द F1 जनरेशन प्लांट वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही ऑब्जर्व दैट इन द प्लांट एंड सेकंड जनरेशन F2 टाल, मतलब ये बोल रहा है कि अगर व्हेन द F1 जनरेशन प्लांट वेयर सेल्फ, अगर मैं उसकी सेल्फिंग कराता हूँ तो F2 जनरेशन में दोनों आ जाते हैं, और ड्रॉप भी आता है और टाल भी आता है। तो ये बताता है कि जो टाल आया, F1 जनरेशन में टाल आया, वो अपने कैरेक्टर को खोया नहीं। अब जब वो F2 जनरेशन में उसका सेल्फिंग कराया गया तो वो जब स्मॉल टी दोनों एक साथ आए तो बोले मैं भी अपना जलवा दिखाता हूँ और मैं भी अपने ट्रेड को एक्सप्रेस कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो बी है उस आंसर में यही सब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें, जब मैं इस लाइन को पूरा मैं जब सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसके अंदर आप लोग ध्यान दीजिएगा। When F1 plant are self fertilized the एलिल्स सेग्रीगेट, मतलब जब गैमिट का फार्मेशन होता है तो एलिल्स क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। और जब उनके बीच में सेल्फिंग होता है तो F2 जनरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग गैमिट फार्मेशन के समय सेग्रीगेशन हुआ। इन F2, ये जो F2 में क्या हुआ, F2 जनरेशन में सम प्लांट, कुछ प्लांट क्या हैं, कुछ प्लांट रेसेसिव थे, हाँ उसका टीटी था। जब स्मॉल टी एक साथ आए बोले कि मैं भी अपना ट्रेड एक्सप्रेस करूंगा, और जो टी और टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों जब ट्रेड आते हैं तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसमें देखिए जो कैपिटल टी हुआ और स्मॉल टी, जो कैपिटल टी हुआ वो स्मॉल टी के ट्रेड को एक्सप्रेस नहीं होने दिया और अपने असर को तो दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 15 की बात करते हैं। इसमें क्या, लिस्ट 3 3 ठो ऐसे कैरेक्टर हैं, ऐसे इनके डिफरेंस बताना है, एक्वायर्ड ट्रेड के बारे में और इनहेरिटेड ट्रेड के बारे में बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। अब मैं एक्वायर्ड ट्रेड की अगर मैं बात करूं, एक्वायर्ड ट्रेड और इनहेरिटेड ट्रेड के बारे में, इनहेरिटेड ट्रेड के बारे में, एक्वायर्ड मतलब जन्म के बाद एक्वायर करना, इनहेरिटेड मतलब जन्म के साथ लेकर चलना। यह का डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गन, मतलब ये ट्रेड आप अपने जन्म जब तक जिएंगे तब तक इस ट्रेड को आप एक्वायर कर सकते हैं। जैसे आप मस्त चौड़े और अच्छे खासे पैदा हुए, पता चला कि ये उंगली कट गई तो ये आपका लक्षण हो गया, मतलब अब ये थोड़ी ना हुआ कि ये लक्षण आपके बच्चे में जाएगा, नहीं, ये तो भाई जन्म के बाद, जो जन्म के पहले जो जन्म के साथ आता है उसको हम इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। नॉट पासेस टू द नेक्स्ट जनरेशन, और ये करेगा पास टू अदर, ये पास करेगा क्या, अदर जनरेशन में पास करेगा। अब ये कॉज बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर आर यूज एंड डिसयूज द ऑर्गन, मतलब अगर आपका ऑर्गन डिसयूज मतलब बाहर निकल गया, या अगर आप किसी ऑर्गन का यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या अगले जनरेशन नहीं जाएगा। वो आपके डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन ये कंट्रोल करता है जीन, ये जो इनहेरिटेड ट्रेंड होता है ये जीन को कंट्रोल करता है। पता चले कि आपकी आंखें निकल गई तो क्या आपके बच्चे में भी वो आंखें गायब रहेंगी, नहीं, क्योंकि वो जो है इनहेरिटेड ट्रेड है। जो आंखें का कलर है, फेस का कलर, बालों का कलर, हाँ ये सब इनहेरिटेड है जो आपसे पेरेंट्स से आप में आया था।
क्वेश्चन नंबर अगले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें से बात कर रहा है कि जो नीचे इतने सारे क्वेश्चन दिए गए, ये देखिए बिलो द लिस्ट ऑफ वेजिटेबल अवेलेबल इन द मार्केट, select from these the two vegetable having the homologous structure। ये बोल रहा है होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या है। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन में, ये पोटैटो दिया है, पोटैटो दिया है, और स्वीट पोटैटो दिया है, गिंगर दिया है, रेडिश दिया है, टोमेटो दिया है, मतलब इसका कैरेक्टर एक जैसा क्या है। अगर मैं पोटैटो की बात करूँ तो इसका ग्राउंड मतलब ग्राउंड में होता है, इसका स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्वीट पोटैटो भी क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन है। गिंगर क्या है, गिंगर मतलब वो चुकंदर, वो भी क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन है। रेडिश जो है, मूली है, वो भी रूट का ही मॉडिफिकेशन है। टोमेटो क्या है, वो तो एक एक्सटर्नल है, स्टेम नहीं, वो फल है उसका। कैरोट क्या है, गाजर भी क्या है, रूट का। तो यहाँ पर देखिए सब रूट है, तो यहाँ पे रेडिश, जो ये रेडिश और ये कैरोट, आंसर मिल रहा है ना, रेडिश एंड कैरोट। तो ये रूट है, रूट से मॉडिफिकेशन से बनते हैं। अब बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड द ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द वेरियस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द रेड किडनी बीन सीड। मतलब एक किडनी से जो बीन का सीड होता है उसको लिया, और वो स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व कर रहा है और कुछ पूछ भी रहा है। वो बोल क्या रहा है, ही आइडेंटिफाई द, यहाँ पे बोल रहा है क्या, ही आइडेंटिफाई लिस्टेड द अंडर, मतलब नीचे जो वो देख कर आइडेंटिफाई किया, वो उसको नीचे यहाँ पर लिखा। लिखने के बाद क्या इसमें से उसके क्या वो टेगमेंट देख लेगा, कभी नहीं देख पाएगा। टेस्टा देख जाएगा, नहीं देख पाएगा। कैटेलियोडन देख पाएगा, रेडिकल्स देख पाएगा, प्लोम्यूल्स देख पाएगा, ये सब उसमें से वो देख पाएगा। उसके बाद करेक्ट कौन सा होगा, यही तीनों करेक्ट होगा, सिर्फ ये तीनों करेक्ट। तो तीनों करेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, 3rd 4th एंड 5th, ये मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करूँ तो नेम द पार्ट ऑफ द ब्रायोफिलम वेयर द बर्ड आर द प्रोड्यूस फॉर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा कोई जो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखा है क्या, ब्रायोफिलम। जो ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम मतलब पत्ती, तो पत्ती से कैसा वेजिटेटिव ग्रोथ करके रिप्रोड्यूस करके एक अलग सा प्लांट बना लेगा। तो इसमें किसमें, लीफ के मार्जिन से ऐसा एक है, जो लीफ के मार्जिन से क्या बन जाता है, पूरा प्लांट बन जाता है। आप लोग जानते भी होंगे। लिस्ट करना है टू है नेचुरल इकोसिस्टम। पहला फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। पॉन्ड इकोसिस्टम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, क्वेश्चन आपका ख़त्म हुआ। 2015 का पूरा मैंने डिस्कस कर दिया। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और पूरा नोट इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन करिए। और ये पूरा लिंक और ये पूरा PDF के फॉर्म में आप इसको नोट को पाइए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर फंसेंगे। आप जब मैं आपको कराऊंगा पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रहा है। आप किस फॉर्मेट में चाहते हैं ये भी बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप पूरा पेपर सिर्फ चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर पूरा पेपर अपलोड करा दूंगा। वहाँ से आप जाकर अच्छे से पेपर को एनालिसिस कर लीजिएगा, आपका नंबर अच्छा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको हर प्रकार का कंटेंट मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।